नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्ष का इतिहास है, इस इतिहास का लिखा जाना कब शुरू हुआ था, किन किन विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था और उनके इतिहास लिखने की कौन कौन सी विशेषताएं थी। इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो आरंभ है, ये मुख्यतः 19वीं शताब्दी में शुरू हुई। यानी 19वीं शताब्दी में आकर के औपचारिक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी से पूर्व भक्ति काल में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का अनौपचारिक रूप हमको दिखाई पड़ता है। यानी भक्ति काल के अंतर्गत कुछ ऐसे ग्रंथ हमको दिखाई पड़ते हैं जहां पर भक्तों और कवियों का परिचयात्मक वृत्त मिलता है। सबसे पहले इन्हीं ग्रंथों के बारे में जान लेते हैं। इन ग्रंथों में पहला नाम 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता है, जो गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है और इसमें पुष्टि मार्ग के भक्तों और कवियों का विवरण जो है दिया गया है, लेकिन इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। दूसरा नाम भक्तमाल का है, जो नाभादास के द्वारा लिखा गया है 1585 ईस्वी में। इस ग्रंथ में जो है लगभग 200 भक्तों का 56 छंद में वर्णन किया गया है, लेकिन इसको भी औपचारिक रूप से इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। इन ग्रंथों के अलावा कालिदास त्रिवेदी के द्वारा कालिदास हजारा लिखा गया है, ध्रुवदास के द्वारा भक्त नामावली लिखा गया है, तुलसी की कविमाला है। ये सभी ग्रंथ जो है भक्ति काल में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कवियों के बारे में परिचय मिलता है, भक्तों के बारे में परिचय मिलता है, लेकिन औपचारिक रूप से इसको हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इन ग्रंथों में इतिहास दृष्टि का अभाव है। इसमें कोई इतिहास दृष्टि हमको नहीं मिलता है। इसमें कवि का नाम व परिचय मिलता है, रचना के समय का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता है। इन ग्रंथों में रचनाकार की दृष्टि तथा रचना के मूल्यांकन का अभाव है। इस कारण से भी इन ग्रंथों को इतिहास ग्रंथ जो है नहीं माना जाता है। अब इतिहास ग्रंथ लिखा जाना हिंदी साहित्य में 19वीं शताब्दी से शुरू होता है। सबसे पहले औपचारिक रूप से प्रयास गरसाद तासी के द्वारा किया जाता है और गरसाद तासी ने 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था इस्त्वार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला जो प्रथम विद्वान था, वो एक फ्रेंच विद्वान था। गरसाद दासी फ्रेंच विद्वान थे, फ्रांस के रहने वाले थे और फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ को इनके द्वारा लिखा गया था। इसमें कुल 738 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी के केवल 72 कवि को शामिल किया गया है। बाकी शेष कवि जो थे वो उर्दू के शामिल किए गए थे। कवियों और रचनाओं का वर्णन जो है इस ग्रंथ में हमको मिलता है। कवियों और रचनाओं का काल का यथासंभव वर्णन किया गया है, यानी जहां तक हो पाया है काल का भी इसमें वर्णन किया गया है। कवियों की जो प्रस्तुति है वो वर्ण क्रम के अनुसार किया गया है, काल क्रम के अनुसार नहीं किया गया है। यानी उनके नाम का जो पहला अक्षर था उसके आधार पर जो है कवियों की प्रस्तुति की गई है, काल क्रम के अनुसार उनकी प्रस्तुति नहीं की गई है। अब दूसरे विद्वान मौलवी करीमुद्दीन हैं, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा तज़किरा ई सूरा ई हिंदी नामक ग्रंथ जो है 1848 ईस्वी में लिखा गया। इसमें 1004 कवियों का जो है उल्लेख किया गया है, लेकिन इसमें भी हिंदी के केवल 62 कवि शामिल हैं। शेष कवि जो है उर्दू के इसमें शामिल किए गए हैं। यह ग्रंथ जो है मुख्य रूप से उर्दू केंद्रित था, उर्दू के कवियों पर केंद्रित था। हिंदी के केवल 62 कवियों की चर्चा यहाँ पर की गई है। अगला नाम शिव सिंह सेंगर का है। शिव सिंह सेंगर के द्वारा 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ जो है लिखा गया। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी इसके बारे में जान लेते हैं। किसी भारतीय द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया यह प्रथम इतिहास ग्रंथ है, यानी पहली बार किसी भारतीय के द्वारा हिंदी भाषा में जो है इतिहास ग्रंथ लिखा गया। इसमें 1000 कवियों व उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। काल विभाजन और नामकरण का इसमें अभाव है, न तो काल विभाजन किया गया है और न ही नामकरण करने का प्रयास इस ग्रंथ में किया गया है। इसमें तिथियां भी प्रमाणिक नहीं हैं, जो तिथियां इसमें दी गई हैं वो अप्रमाणिक हैं, प्रमाणिक नहीं है। लेकिन बाद के ग्रंथों के लिए सामग्री का स्रोत के रूप में ये काम किया है। बाद के जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें यहाँ से सामग्री जो है लिया गया है। अगला जो ग्रंथ है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने 1888 ईस्वी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया 1888 ईस्वी में। इसे वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है माना जाता है।
इसका जो प्रकाशन है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था और इसमें कवियों का जो वर्णन किया गया है वो कालक्रम के अनुसार किया गया है। पहली बार कवियों का वर्णन कालक्रम के अनुसार इसमें जो है किया गया है। युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का प्रयास इस ग्रंथ में दिखाई देता है और पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया गया है, नामकरण का प्रयास इसमें दिखाई देता है। इसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है, बाकी कवियों को निकाल दिया गया है, उर्दू के कवियों को भी इसमें स्थान नहीं दिया गया है। काल विभाजन का आधार इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी के इतिहास को कुल 11 कालों में इस ग्रंथ में ग्रियर्सन के द्वारा विभाजित किया गया है। इनके द्वारा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया, जो आज तक मान्य है। आज भी जो है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। ग्रियर्सन ने प्राकृत को, फारसी को, उर्दू को हिंदी साहित्य में स्वीकार नहीं किया है, हिंदी साहित्य से अलग कर दिया है। इसी कारण से केवल हिंदी के कवियों को इनके द्वारा अपने इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो नाम है वो मिश्र बंधु का नाम है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ जो है 4 खंडों में लिखा हुआ है। प्रथम 3 खंड जो है 1913 में प्रकाशित हुए थे और जो चौथा खंड आया हुआ था मिश्र बंधु विनोद का वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 5000 कवियों का वर्णन किया गया है और पूरे इतिहास को 5 प्रमुख कालों में और 8 उप विभागों में विभाजित किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके द्वारा तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की गई, यानी कवियों की तुलना इस ग्रंथ में की गई है। शुक्ल जी ने इसे प्रकांड कविवृत्त संग्रह जो है कहा हुआ है और बाद के ग्रंथों के लिए इसको आधार ग्रंथ के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी बाद में जिन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है इस ग्रंथ से बहुत सारी सामग्री उनके द्वारा ली गई है, इस कारण से इसको आधार ग्रंथ के रूप में प्रयोग जो है किया गया है। अगला नाम रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की और यह ग्रंथ जो है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। पहली बार साहित्य इतिहास लेखन में परिपक्व इतिहास दृष्टि दिखाई पड़ती है। इसके पहले जो भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें कोई इतिहास दृष्टि हमको दिखाई नहीं पड़ती है। पहली बार रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसमें हमको इतिहास दृष्टि जो है दिखाई पड़ती है। यह हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वोच्च बिंदु और मील का पत्थर है, यानी इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मील का पत्थर जो है माना जाता है। शुक्ल जी ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करके अपना इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है और साहित्य को तात्कालीन युगीन परिस्थितियों और जन रुचि का परिणाम माना हुआ है। यानी साहित्य जो है अपने युगीन परिस्थितियों की देन होती है, जन रुचि का परिणाम होती है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। शुक्ल जी ने काल विभाजन व नामकरण का समाधान कर दिया, यानी अपने इतिहास ग्रंथ में इनके द्वारा काल विभाजन भी किया गया है, नामकरण भी किया गया है। इन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया हुआ है। पहला काल इनका वीरगाथा काल है जो संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक रहा है। दूसरा काल भक्ति काल है जो संवत 1375 से लेकर के संवत 1700 तक रहा है। तीसरा काल रीतिकाल है जो संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 तक रहा है और चौथा काल आधुनिक काल है जो संवत 1900 से अब तक जो है विद्यमान है। शुक्ल जी आधुनिक काल को गद्य काल भी नाम दिए हुए हैं। शुक्ल जी ने रचनाओं के मूल्यांकन को ज्यादा महत्व दिया है, यानी कवियों का परिचय इन्होंने कम दिया है, रचनाओं का मूल्यांकन इनके द्वारा ज्यादा किया गया है। शुक्ल जी ने रचनाओं का जो मूल्यांकन किया हुआ है वो लोक मंगल के दृष्टि से किया हुआ है। लोक मंगल के दृष्टि को ध्यान में रख करके इनके द्वारा रचनाओं का मूल्यांकन किया गया है। शुक्ल जी ने कालों का जो वर्गीकरण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया हुआ है। अगला नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखा हुआ है। पहला नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखा गया। दूसरा नाम है हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 में लिखा गया है। तीसरा नाम है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास जो 1952 में लिखा गया है। इन तीनों में इतिहास दृष्टि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी की जो इतिहास दृष्टि है वो परंपरावादी है, विधेयवादी नहीं है। ये चीजों को परंपरा से विकसित जो है मानते हैं। कालों के वर्गीकरण में वैज्ञानिकता पर इनके द्वारा जोर नहीं दिया जाता है बल्कि समग्रता पर जोर जो है दिया जाता है। अपभ्रंश और हिंदी के अंतर संबंधों को इनके द्वारा जो है अपने इतिहास ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सिद्धनाथ जैन साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल करते हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने खारिज कर दिया था
कि ये सभी जो है धार्मिक साहित्य हैं और इनको हिंदी साहित्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात का विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि अगर सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, जैन साहित्य को हिंदी साहित्य से बाहर निकाला जाएगा तो भक्ति काल को भी हिंदी साहित्य से बाहर निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी धार्मिक साहित्य है। कबीर को इनके द्वारा स्थापित किया गया और कबीर को वाणी का डिक्टेटर इनके द्वारा घोषित किया गया। भक्ति काल को इन्होंने भारतीय परंपरा का स्वतः और स्फूर्त विकास माना हुआ है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को जो है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना हुआ था और तात्कालीन परिस्थितियों की देन माना हुआ था, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं, भक्ति काल को जो है स्वतः और स्फूर्त विकास मानते हैं और परंपरा से विकसित हुआ मानते हैं। अब अन्य प्रयास कौन कौन से किए गए थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहला नाम राम कुमार वर्मा का है और इनके द्वारा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है 1938 में लिखा गया था। गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया था 1965 ईस्वी में। अगला नाम डॉक्टर नगेंद्र का है और इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है संपादित किया गया था 1973 में संपादित किया गया था, लिखा नहीं गया है, इनके द्वारा संपादित जो है किया गया है। अगला नाम रामस्वरूप चतुर्वेदी का है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य, यहाँ कर लीजिएगा, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ जो है 1986 ईस्वी में लिखा हुआ है। बच्चन सिंह के द्वारा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो है 1996 ईस्वी में लिखा गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्ष का इतिहास है वो किस प्रकार से लिखा गया, किन किन विद्वानों के द्वारा लिखा गया, उनकी क्या प्रकृतियां रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।